हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। हिंदी का इतिहास देखेंगे, कहाँ से हिंदी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो हिंदी के बारे में जानने से पहले हमें अपने देश की सबसे प्राचीन भाषा की जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? हम सब जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक है, और इसी संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद क्या आती है? पाली। संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश, और अपभ्रंश का सुधार होता है थोड़ा। फिर यहाँ पर एक और नई भाषा बनती है जिसे अभट्ट कहते हैं, और अभट्ट से ही हमारी हिंदी का विकास होता है। अभी तो हमें पढ़ना तो वास्तव में हिंदी के बारे में, हमें हिंदी को जानना है, लेकिन हमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें ही जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जो संस्कृत भाषा है ना, हमारी वेदों की भाषा है। कैसी भाषा है? ये वेदों की भाषा है। कैसी भाषा है? ये वेदों की भाषा है। सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि दुनिया की लगभग जितनी भी भाषाएं हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से ही होता है। वेदों की भाषा, और ये संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक वैदिक संस्कृत, किसमें बांटा गया? एक वैदिक संस्कृत, ठीक है, और दूसरी है लौकिक संस्कृत। दूसरी क्या है? लौकिक संस्कृत। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है, ये वेदों की भाषा है, जिसमें वेद लिखे गए, वेदों की भाषा। लौकिक संस्कृत है वेदों की भाषा, और लौकिक संस्कृत में जो लोक साहित्य से जुड़े हुए जो रचनाएं थी उस समय, जैसे रामायण है, महाभारत है, वो सारा लौकिक संस्कृत है। महाभारत और रामायण, ये सारा लौकिक संस्कृत का पार्ट है। इसके कुछ विद्वान हैं, जैसे हम जानते हैं पाणिनि की प्रमुख पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। हमें ये याद रखना है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, एक कवि हुए हैं कल्हड़, और कल्हड़ की एक रचना है संस्कृत में लिखी गई, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। उसका नाम है राजतरंगिणी। उसकी रचना का क्या नाम है? राजतरंगिणी। ठीक है, इन चीजों को हमें समझते हुए चलना है। ये हमने मोटा मोटी जाना कि संस्कृत क्या है। इसके बाद आता है, और इसका इतिहास समय रहता है, ये हमारे देश में 500 ईसा पूर्व खूब बोली समझी जाती थी। 500 ईसा पूर्व से जो आज का स्थान हिंदी में ले रखा है या इंग्लिश में ले रखा है, वो स्थान 500 ईसा पूर्व संस्कृत को प्राप्त था। हमें इस बात को भी याद रखना है कि संस्कृत से ही इन सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। और इसके बाद आता है पाली। पाली को कहा जाता है बौद्धों की भाषा। इसको क्या कहा जाता है? बौद्धों की भाषा। जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, उन्होंने अपने लगभग अधिकतर संदेश, अपने विचार पाली भाषा में दिए हैं। और जो प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य के, वो अधिकतर पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, जैसे उनके कुछ भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सारे पाली भाषा में। और पाली भाषा उस समय आम जन की भाषा थी। कैसी भाषा थी? आम जन की भाषा थी। जैसे वहाँ के जो आम आदमी होते हैं, वो सारे लोग इसको बोलते थे। और इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका समय कितना था? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। और इसका पूर्व से पहले, ये संस्कृत कब बोली जाती थी? 500 ईसा पूर्व से पहले, यानी ईसा मसीह जब पैदा हुए उनसे ठीक 5 साल पीछे और उससे पहले हमारे देश में संस्कृत का माहौल था। संस्कृत का ज्यादा प्रचार प्रसार था। सभी लोग संस्कृत को ज्यादा अपने दैनिक चर्या या कार्यकलाप में करते थे। जब 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक हमारे देश में पाली भाषा का विकास हुआ। इसी समय अशोक महान हुए, उन्होंने इस भाषा का ज्यादा विकास, प्रसार, प्रचार
प्रसार किया, ठीक है। और इसके बाद आती है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा है जैनों की भाषा, जैनों की भाषा। प्राकृतिक भाषा जैनों की भाषा है। इन जो जैनियों का अधिकतर जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं, वो प्राकृतिक भाषा में दी गई, और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और इसी कालखंड में जैन धर्म का अच्छा खासा विकास हुआ, प्रसार हुआ, मगर भारत से ज्यादा बाहर नहीं जा पाया। मगर जो प्रचार प्रसार हुआ, जो उसके निर्माण काल हुए, वो लगभग इसी समय के हैं। इसीलिए इस काल को 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक भारत में जो राजकाज की भाषा रही, वो प्राकृत भाषा रही। थोड़ा छिटपुट समय आया, जैसे समुद्रगुप्त का और कुछ लोगों का समय आया, उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा दिया, मगर ज्यादा दिनों तक नहीं था, प्रभावी नहीं था। मगर प्राकृतिक उस समय प्रभावी थी, ठीक है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तो एक समय अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश क्या है? जब अपभ्रंश आता है, तो अपभ्रंश का समय होता है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, 900 ईस्वी तक, 900 ईस्वी तक। कहीं 11 मिल जाता है, कहीं 900 ईस्वी तक मिल जाता है, अलग अलग किया, मगर ये एवरेज मोटा मोटी समय यही है। अपभ्रंश, ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश को क्या, अपभ्रंश का मतलब होता है, इस चीजों को हमें समझ के रखना है। अपभ्रंश ये है अपभ्रंश, और अपभ्रंश में हमें याद रखना अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। अपभ्रंश का शाब्दिक, तो इसका शाब्दिक तो अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है पतन। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पतन, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ पतन नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है विशेष प्रकार का साहित्य। इसका मतलब क्या है? विशेष प्रकार का साहित्य, विशेष प्रकार का साहित्य, ठीक है। और इसका समय याद रखना, ये समय 500 से 900 ईस्वी तक। अब कह के 1100, आप इसको 1100 ही मान के चल सकते हो, आप यहाँ 1100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके देखो, इसमें कुछ विशेष साहित्य रचा गया। इसकी अपभ्रंश की भाषा में बहुत सारा रचा गया, जैसे सिद्धों की भाषा अपभ्रंश ही थी। जैसे पौमचरौ होता ना, पौमचरौ एक राम काव्य है, पौमचरौ राम काव्य है। ये किसने लिखा? स्वयंभू नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा कवि। और इसे इनको क्या कहा जाता है? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। जिस प्रकार संस्कृत में रामायण लिखी गई, उसी प्रकार जो अपभ्रंश में रामायण लिखी, उसको पौमचरौ कहते हैं। जो किसने लिखी? स्वयंभू ने लिखी। ढेर सारे विद्वान हुए हैं इसमें, उन विद्वानों की चर्चा हम अलग से करेंगे, अलग से टॉपिक। अब आते हैं अभट्ट। अभट्ट का एक छोटा सा समय है, छोटा सा समय इसका 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक है। कितना समय है? 900 से लेकर 11 ईस्वी तक है। और इस अभट्ट के समय में, इस अभट्ट को कई उपमाएं दी गई। इसको कहते हैं संक्रांति कालीन भाषा। इसको क्या कहते हैं? संक्रांत कालीन भाषा, संक्रांति की भाषा। क्योंकि अपभ्रंश और जो आधुनिक हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी के बीच की भाषा है, इसीलिए इसे संक्रांति कालीन भाषा कहते हैं, संक्रमण कालीन भाषा कहते हैं, संक्रमण कालीन भाषा कहते हैं। और इसमें बहुत सारा साहित्य रचा गया है, जैसे दाऊद रहमान का रचना है या जेद्दा की है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अभट्ट की हैं, और अभट्ट काल की हैं। जो रचनाएं आएंगी, हम उसको अलग से जब रचनाओं का और उसका वीडियो बनाएंगे, तो उसमें उन चीजों को हम सारी चीज शामिल करेंगे। और जो बात है इसके बाद 1100 से और आज तक, 1100 से और आज तक का समय हिंदी के अंतर्गत आता है। हिंदी को भी हम कई भागों में बांटते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। इसको हम कई भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और इनको सबको फिर आधुनिक हिंदी को भी हम कई भागों में देखते हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। चलो हम इसको करेंगे, मगर इसको करने से पहले हम हिंदी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जानेंगे। हिंदी क्या है, हिंदी की शुरुआत कब से हुई, हिंदी भाषा से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य, ऐसी कुछ चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है? और एक और कॉन्सेप्ट है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? इन चीजों को हम अभी समझेंगे। एक शब्द है
एक शब्द दिया गया है यहाँ राजभाषा, एक शब्द दिया गया है राजभाषा। कि राजभाषा का अर्थ क्या है? एक शब्द दिया गया है कि राजभाषा, कि राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का सीधा साधा अर्थ है, राजभाषा का सीधा साधा अर्थ है जो भाषा राजकाज, राजकाज का मतलब सरकारी कार्यों में जो प्रयोग की जाए, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाए, सरकारी जो काम पत्र लेखन वगैरह जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जो उनकी भाषा होती है ना, वो राजकाज की भाषा होती है और उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, उसी भाषा को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे मुगल काल था, मुगल काल में हमारे देश की राजभाषा क्या थी? या जैसे अशोक थे, अशोक के समय हमारे देश की राजभाषा क्या थी? हमारे देश में अशोक के काल में राजभाषा पाली थी, क्योंकि जितने भी साहित्य स्तंभ या वो है वो सारे उनके पाली भाषा में लिखे हुए प्राप्त होते हैं, एक आध को छोड़कर। मुगल काल में ऐसे ही भाषा थी फारसी, ठीक है, मुगल काल की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी, और फारसी के बाद अंग्रेजी काल में इंग्लिश आई, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी आई, और उसी प्रकार से भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के भारत में भाषा आती है हिंदी। तो हिंदी को संविधान के आधार पर तो राजभाषा है, जो आर्टिकल है उसके आधार पर हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, मगर वास्तविकता कुछ और ही है, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। अभी तो हमने जाना कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा वो होती है जो हमारे देश की सरकारें, जो राजतंत्र होता है, जो सरकार को चलाने वाले लोग होते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भाषा राजभाषा कहलाती है, ठीक है। और एक शब्द होता है राष्ट्रभाषा, एक शब्द होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है एक ऐसा समूह, एक निश्चित सीमाओं से बंधा हुआ एक ऐसे समूह जो उस समूह में पूरे बोली जाए, उस समूह को पूरी भाषा को समझने वाले लोग होते हैं, वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा जैसे नेपाल है एक देश, नेपाल का ऐसे कोई नेपाल है, नेपाल में क्या बोली जाती है? नेपाली। तो नेपाली क्या है कि नेपाली, जब लोग यहाँ के लोग जब नेपाली को बोलते हैं तो ये क्या कहलाती है? नेपाली राष्ट्रभाषा हो जाती है। जब यहाँ की इस भाषा को लोग बोलते हैं तो क्या हो जाती है? राष्ट्रभाषा। और जब इसी भाषा का उपयोग सरकार अपने दैनिक कार्यों में, अपने कामकाज में करने लगती है तो यही नेपाली क्या हो जाती है? राजभाषा। इसी प्रकार से अगर राजभाषा का मतलब है आम जन की भाषा, इसका मतलब क्या होता है? आम जन की भाषा। जिस भाषा का उपयोग आम लोग अपने दैनिक उपयोग में करते हैं वो आम जन भाषा कहलाती है, वही तो राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी हमारे के लिए क्या है? राष्ट्रभाषा है। जैसे हम सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपना संप्रेषण करते हैं, तो वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। और जैसे कई सरकारी कामकाज में भाषा का उपयोग करने लगे तो वही हमारी राजभाषा कहलाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, दोनों हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। और केंद्र सरकार के लिए यही चीजें बदल जाती हैं कभी कभी किसी कंडीशनों में। केंद्र सरकार भी राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो एक ही है, मगर कुछ हालात ऐसे, जैसे अगर हमें कोर्ट कचहरी का मामला करना हो सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारी राष्ट्रभाषा, हम बोलते तो हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन हमें कामकाज किसमें करना पड़ता है? हमें कामकाज अंग्रेजी में करना पड़ता है, इसीलिए हमारी राजभाषा कौन सी हो जाती है वहां पर? अंग्रेजी, ठीक है। ये और एक भाषा होती है, उसका मतलब होता है, एक होता है संपर्क भाषा। एक भाषा का मतलब क्या होता है? संपर्क भाषा। और संपर्क भाषा उसे कहते हैं जिस भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। देखो, संविधान के आधार पर, अनुच्छेद 343 के आधार पर हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन क्या हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग हिंदी बोलते हैं? तमिलनाडु के अधिकांश लोगों को हिंदी नहीं आती, पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर लोगों को हिंदी नहीं आती, पश्चिम भारत के जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हिंदी को नहीं जानते, तो उन लोगों से कुछ कनेक्टिविटी, उन लोगों को अपनी बात समझाने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वही भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे कोई कर्नाटक में है, अब कर्नाटक से यहाँ यूपी से गया मैं, मुझे ना कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ मुझे आती नहीं, और जिसके पास गया वहां बोली जाती है कन्नड़, और कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आती और मुझे कन्नड़ नहीं आती। तो इन चीजों की समस्या का समाधान करने के लिए एक दुभाषिया होगा,
या कुछ ऐसी एक भाषा होगी जिसे कुछ हम भी बोल लें और कुछ वो भी बोल लें, तो ऐसी भाषा क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। आज के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है भारत में, क्योंकि भारत सरकार ने इतना प्रयास किया कि उत्तर भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको हिंदी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। तो हिंदी भी हमारी संपर्क भाषा है, मगर एक समस्या है कि अंग्रेजी को समझने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। ये भला कहो हमारे बॉलीवुड का, जिसने हिंदी का इतना अच्छा प्रसार किया। ठीक है, अब हम थोड़ा से कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं हिंदी भाषा से जुड़े हुए, उनको देखेंगे। और उनमें होता है, अच्छा एक शब्द आता है, शब्द क्या है? दिवस है हिंदी भाषा का। बताओ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हम सब जानते हैं, सबको पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। अच्छा पूछो 14 सितंबर को मनाई जाती है, तो बताओ 14 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है हिंदी दिवस? इसका कारण है 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने जो समय कमेटी गठित हुई, उस सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी वजह से 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? कारण ये 14 सितंबर 1949 को तो हमारे संविधान में आ गई, अगर मनाया कब जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, तो कब के लिए जवाब है कब को? 1953 से। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से मनाया जाता है। इस बात को हमें याद करके रखना है। एक और आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधा साधा जवाब होता है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कोई कारण पूछे कि 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, उसका क्या जवाब होता है? अगर आपको पता हो तो बताएं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का कारण है कि 10 जनवरी से 13 जनवरी 1975 को 10 से 13 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? क्या हो गया? 10 से 13 जनवरी 1975 नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये चीजें हमें समझ के रखना है, ठीक है। और ये हुआ इसलिए, ठीक है, फिर ये तो क्यों हो गया, तो इसलिए इसकी शुरुआत है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मनाने का एक कारण है, इसका कब से मनाया जाता है? मनाने का कारण है 2004 से ये मनाया जाता है, 2005 से। ये कब से मनाया जाता है? ये 2005 से प्रतिवर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ को हिंदी बोलने समझने जानने वाले लोग हैं, वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 2005 में सरकार थी मनमोहन सिंह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा से कुछ प्रमुख तथ्य क्या बात है? हेलो सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से ऐसा हो रहा था। चलो हाँ, ये कब से मनाया जाता है? 2005 से मनाया जाता है। और सरकार थी मनमोहन सिंह की उस समय, ठीक है। यानी मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री काल, उनके मंत्रिमंडल द्वारा इस चीज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे चीज, अच्छा हिंदी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे हिंदी को वियोगात्मक ही क्यों कहा जाता है? हिंदी को वियोगात्मक ही क्यों कहा जाता है ना, तो कारण है जैसे हिंदी वियोगात्मक है, भारोपीय है, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना। एक शब्द आता है कि हिंदी भारोपीय है। इसका मतलब यह है
कि भारोपीय का मतलब है इसकी उत्पत्ति में, उसकी उत्पत्ति भारत और यूरोप की भाषा हुआ, मुख्यतः यूरोप से बनकर आई और भारत में अच्छा सा विकास हुआ, इसीलिए इसे भारोपीय कहते हैं। भारत और यूरोप की वर्गीय की मिश्रित भाषा है हिंदी, इसलिए और एक शब्द आता है वियोगात्मक भाषा। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है वियोगात्मक भाषा। जैसे हमने लिखा राम घर जाता है, इस तरह से लिखा हमने, राम घर जाता है, और हमें ये नहीं लिख सकते राम घर जाता, लिख सकते अच्छा कैसे लिखना हो, राम एक लाइन के अंदर, ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, राम घर जाता, ये चीज सही लग रही, ये चीज सही नहीं। इसीलिए देखो ये शब्द अलग अलग है, शब्दों में आपस में वियोग है, वियोग मतलब दूर दूर है, जहां शब्द दूर दूर रहते हैं जिस भाषा में, वो भाषा ही वियोगात्मक भाषा कहलाती है। इसीलिए हिंदी को कैसा कहा जाता है, वियोगात्मक भाषा। जब संस्कृत लिखते हैं तो हम एक ही शब्द को सारे शब्दों को एक ही लाइन के नीचे लिख सकते हैं, तो संस्कृत कैसी हो गई, संयोगात्मक भाषा। वहां के शब्द आपस में संयोग करके लिखे जाते हैं, हिंदी के शब्द आपस में वियोग करके मतलब अलग अलग लिखे जाते हैं, इसीलिए हिंदी को क्या कहा जाता है, वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।